मातरम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने डीके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आपके सामने बहुत बेहतरीन जीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 50 एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे, 50 वन लाइनर के फॉर्म में होंगे, लेकिन दोनों जानदार, शानदार और धमाकेदार दे होंगे। लेकिन प्यारे साथियों, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, आपको इसका बहुत चमत्कारिक फ़ायदा मिलने वाला है। आपको लगेगा ये क्वेश्चन चमत्कारिक हैं, लेकिन क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। हम 10 क्वेश्चन जो है भारतीय इतिहास से देखेंगे और उसके बाद 10-10 करके हर विषयों से शामिल कर रहे हैं प्यारे साथियों। तो पहला ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है। कायदे आजम के नाम से तो उत्तर आप साथ साथ अपने आप को टेस्ट और सेल्फ भी करना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है, कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या है। तो आप देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था, तो प्यारे साथियों देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना कराची के एक संपन्न व्यापारी और सबसे बड़े बेटे थे। मोहम्मद अली जिन्ना के ने बाद में अपना संक्षिप्त करके जो है नाम जिन्ना रख लिया, और जिन्ना के पिता लंदन में एक व्यापारी कंपनी के प्रशिक्षु थे। और इनको कायदे आजम किसने, तो आप बताओगे गांधी जी ने कहा था। और आपको बता दूं, लंदन पहुंचने के थोड़े समय बाद जो है मोहम्मद अली ने व्यापार छोड़कर कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। तो ये कानून की पढ़ाई कहाँ से, तो बताओ लंदन से किए थे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना, तो आप जानते हैं लास्ट में कौन सी योजना आई थी। तो पहला है माउंटबेटन की, क्रिप्स मिशन की, चेम्सफोर्ड या बेबल योजना। तो लास्ट में कौन सी योजना आई थी, तो क्या बताओगे प्यारे साथियों, माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। चलते, और पहले माउंटबेटन कौन थे, तो पहले आप बता दो, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे। चलते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, जब इंडिया वाज डिवाइडेड ऑन द, यानी कि इंडिया जब बंटवारा कब हुआ था, 1947 के तहत। उस समय जो है वही कहा गया है कि जब बंटवारा हुआ तो किसके तहत, तो आप बताओगे माउंटबेटन एक्ट के तहत हुआ, और इसमें से कोई स्पेशल फैक्ट नहीं बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा। तो पहला ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी या वल्लभ भाई पटेल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद क्या थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष थे। और बता दूं, सबसे कम उम्र के भी अध्यक्ष क्या कौन थे, तो आप क्या बताओगे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी कौन थे, तो आप बताओगे अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, दादा भाई नौरोजी के बारे में बता दूं, इन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया था। धन का ड्रेन थ्योरी किसने दिया था, तो आप बताओगे दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। WC बनर्जी कौन से, तो क्या बताओगे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और वल्लभ भाई पटेल कब बने थे, तो आप बताओगे कराची अधिवेशन में जो है वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। अब देखिए, इसमें अबुल कलाम आज़ाद, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा छोटा देखिएगा, लेकिन आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। देखिए, अबुल कलाम आज़ाद, इनका पूरा नाम है अबुल कलाम आज़ाद मुजीहुद्दीन अहमद, इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 में, मृत्यु इनकी 22 फरवरी 1958 में हुई थी। एक विद्वान और वरिष्ठ राजनेता थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और हिंदू मुस्लिम एकता पर जो है जोर दिया था। चलते हैं, महात्मा गांधी के सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत किया, क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ पर किया था, दांडी में कि चंपारण में कि खेड़ा में या अहमदाबाद में। तो आप बता दूं, चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह किया था। किस सन में किया था, तो आप बताओगे 1917 में किया था। और किसने बुलाया था, तो बताओगे रामचंद्र शुक्ल ने जो है चंपारण। और चंपारण सत्याग्रह किसने, नील खेती के विरुद्ध हुआ था। तिनकठिया या तनकठिया पद्धति के विरुद्ध हुआ। तिनकठिया पद्धति क्या था, जिसके पास 20 कट्ठा जमीन था उसको 3 कट्ठा पे नील की खेती करनी ही करनी होती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वही फैक्ट है जो बताया गया है इसमें। नेक्स्ट है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से
किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? सैनिक कार्रवाई द्वारा किसे मिलाया गया? हैदराबाद को, कश्मीर को, पटियाला को, मैसूर को। किसे सैनिक कार्रवाई द्वारा मिलाया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के द्वारा जो है मिलाया गया। और इसे कौन से ऑपरेशन के द्वारा? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है शामिल किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। कश्मीर को तो एक कहते हैं कि सक्सेशन साइन करके जो है साइन मिलाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश का छठवां शासक कौन था? मुगल वंश का छठवां शासक कौन था? जहांगीर था, औरंगजेब था, शाहजहां था, दनियाल था। तो इसका उत्तर क्या बताएंगे प्यारे साथियों? तो कैसे याद करेंगे? मुगल भाषा एक ट्रिक है, वैसे पूरा ट्रिक तो है भाजी सब्जी फार्मा साहब, लेकिन इसमें देखिए पहला बी से क्या हो जाएगा? बाबर, एच से क्या हो जाएगा? हुमायूं, ए से क्या हो जाएगा? अकबर, जा से जहांगीर, सा से क्या हो जाएगा? शाहजहां, और ए से औरंगजेब। छठवें नंबर पे कौन आया? तो औरंगजेब आया। तो इसको ऐसे याद करें, छठवा कौन था? तो आप बताओगे औरंगजेब होता है। भाजी सब्जी फार्मा साहब, तो इसको बड़े आसानी से आप याद कर सकते हो प्यारे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा इसमें लिखा हुआ है वही चीज़, तो उसको भी आप रीड कर सकते हो। महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान शासक ने शाहनामा की रचना की थी? शाहनामा की रचना किसने की? फारूकी ने किया था, कि फिरदौसी ने, कि तूसी ने, कि अलबरूनी ने? शाहनामा की रचना किसने किया? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। शाहनामा की रचना आप बताओगे फिरदौसी ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आप इसमें कोई विशेष इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह से हुई थी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बीमारी से हुई थी, युद्ध करते समय हुई थी, घोड़े से गिरकर आत्महत्या करते। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? सी, इसे कहते घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, यानी ऑप्शन क्या? चौगान खेलते समय, चौगान खेला था तो घोड़े से गिरकर मर गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1194, 1206, 1208 है, 1210। तो इसका दिल्ली सल्तनत की स्थापना प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? इसका उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1206 में क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? बाबर ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बाबर नहीं, मोहम्मद गौरी ने किया था। और पहला राज कहते बादशाह किसको? तो आप बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। 1206 में बना था, 1206 से 1210 तक रहा। दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता दर्शाई? विजयालय ने, आदित्य प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, परांतक ने? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। परांतक प्रथम ने जो है दक्षिण भारत में जो है अपनी सर्वश्रेष्ठता को दर्शाया था। अर्थशास्त्र क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो शेष विश्व से जिसका कोई संबंध ना हो, मतलब विश्व से कोई संबंध ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। जिसका विश्व के किसी भी देश से कोई मतलब ना हो तो उसे बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था केवल कहाँ है? तो आप बताओगे उत्तर कोरिया में है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में आप क्या बताओगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित किसे बोलते हैं? जहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा पूंजी वाली अर्थव्यवस्था दोनों सम्मिलित होती है, उसे क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका उत्तर आप ये करेक्ट बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। बाजार में नौकरी की उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल होने का कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर बताएं प्यारे साथियों। संरचनात्मक या कौन सा? संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। फिर से पढ़ लीजिए इसको। श्रमिकों को कौशल के बीच, यानी कौशल कुछ और है और जो नौकर कोई और चाहिए, तो इसे बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। उपलब्ध श्रमिक किसी और कौशल के हैं और हमको जरूरत किसी और तरह के कौशल की है, तो उसे बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। चलते हैं, इनमें से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? केंद्रीय बैंक तो आप क्या बताओ? रिजर्व बैंक है कि कोऑपरेटिव रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक या बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो आप क्या बताओगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? भारत का सेंट्रल
केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों के बैंक के नाम से जाना जाता है। बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है बैंकों का बैंक। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु के मूल, वैसे कहा जाए अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो बताओगे एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र के जनक कौन? एडम स्मिथ। आपको याद करके रखना है। एडम, मैं लिख दे रहा हूँ, एडम्स स्मिथ किसके जनक? तो बताओ अर्थशास्त्र के जनक स्मिथ। चलते हैं, क्वेश्चन है, वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता, इसे कौन सी मांग कहा जाता है? लोचदार, बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, अत्यधिक बेलोचदार। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेलोचदार कहा जाता है। जैसे पता चला दवा है, कंपलसरी दवा, जैसे कैंसर की दवा जो खा रहा है, चाहे महंगा हो जाए चाहे कितना भी महंगा हो जाए, वो खरीदेगा ही खरीदेगा। मतलब मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, महंगा तो हो रहा है, लेकिन उसके मांग में कोई परिवर्तन ना हो रहा, उसे बोलते हैं बेरोजगार कहते हैं। मतलब उसके मांग में कोई भी लोच नहीं आ रहा, घट उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है। चलते हैं, लोचदार क्या होता है? पता चला मूल्य घट गया तो लोग ज़्यादा खरीदने लगे, और मूल्य जो है बढ़ गया तो कम खरीदने लगे। और पूर्णतः बेरोजगार क्या होता है? तो कितना भी उसका रेट बढ़ जाए तो कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे आप देखो गेहूं और चावल कितना भी बढ़ जाए लेकिन लोगों को तो खरीदना ही पड़ेगा, इसे बोलते हैं पूर्ण बेरोजगार। चलते हैं, पूर्णतः बेरोजगार। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कई उद्योग एक दूसरे के करीब स्थित होते हैं, अपनी निकटता के लाभों को साझा करते हैं, नहीं कई उद्योग एक साथ अपनी निकटता को साझा करते हैं, तो इसे बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं कि असेंबली लाइन उत्पादन या औद्योगिक प्रणाली औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? ऑप्शन डी। आपने देखा औद्योगिक क्षेत्र, आपने देखा इंडस्ट्रियल गलियारा सुना होगा, तो वो कैसे साझा करते हैं? अब पता चला जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्री होंगे तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा साधन होगा, और कह सकते हैं मजदूर भी वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि आप जानते, सब लोग जानते हैं कि अच्छा वहाँ पर इंडस्ट्री उसी शहर में चलो। जैसे कानपुर में मजदूर आसानी से मिल जाते हैं, लोग कहते हैं चलो कानपुर, या कहते हैं मुंबई चलो, तो लोग वहाँ पर आसानी से हर चीज़ें मिल जाती हैं। तो क्या कहा गया? एक दूसरे करीब स्थित होते हैं, अपने निकटता लाभों को साझा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहा था, या इंडस्ट्रियल गलियारा आपने सुना होगा। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? विदेशी मुद्रा से, स्टॉक मार्केट से, आंतरिक व्यापार से, बैंकिंग से। बुल और बियर किससे संबंधित प्यारे साथियों? तो क्या बताओगे? बुल और बियर स्टॉक मार्केट से संबंधित है। अच्छा, बुल मीन्स क्या है? जब बुल की बात हो तो क्या होगा? स्टॉक मार्केट बहुत ऊंचाई पे चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और जब बियर जब कहा जाता है, बियर मतलब धड़ाम से गिर गया स्टॉक मार्केट, तो बियर मतलब होता है स्टॉक मार्केट के गिरना, और बुल मतलब होता है स्टॉक मार्केट का ऊपर उठना। चलते हैं, उपभोक्ता फलन किसके साथ उपभोग के संबंध को व्यक्त करता है? उपभोग, बचत, आय, निवेश या कीमत, किसके साथ अपना? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आय के साथ जो है इसका संबंध होता है उपभोक्ता फलन का। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकमार्क एक्ट भारत में कब आया था? यकमार्क 1937 में, 1952 में, 1947 में, 1965 में, कब आया? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। यकमार्क एक्ट क्या आया था? तो बताओगे 1937। इसका उत्तर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर करना है। यकमार्क एक्ट भारत में कब आया, किससे संबंधित है? चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हॉलमार्क आपको बता दूं किससे संबंधित? तो स्वर्ण आभूषण की शुद्धता के लिए हॉलमार्क। स्वर्ण आभूषण का शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? बताओ 24 कैरेट का होता है। लेकिन आभूषण कितने कैरेट के बनाए जाते हैं? तो बताओ 22 कैरेट के आभूषण बनाए जाते हैं। 24 कैरेट तो शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना इतना जो है मुलायम होता है कि इससे गहने नहीं बनाए जा सकते हैं। चलते हैं, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा? सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, OTCEI, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सबसे पुराना प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। मानव विकास सूचकांक के अग्रदूत और मानव विकास सूचकांक के संस्थापक महबूब उल हसन अन्य अमर्त्य सेन की राष्ट्रीयता क्या थी? तो आपको बता दूं, इनको अमर्त्य सेन का दर्जा भी मिल चुका है, महबूब उल हक को।
तो ये आपको बता दूं, ये पाकिस्तान के इकलौते ऐसे व्यक्ति का नाम आता है जो किसी बड़े काम में, तो मानव विकास सूचकांक किसने दिया था, तो बताओगे पाकिस्तान के, जो ये कहाँ के थे, तो आप बताओगे पाकिस्तान से महबूब उल हक। ये नाम आपको याद करके रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है प्यारे साथियों, तो आप क्या बताओगे, क्लोरोफिल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, या क्रोमोप्लास्ट के कारण, या साइटोप्लाज्म। जहां रंग की बात हो वहां क्रोमोप्लास्ट, लेकिन कौन सा रंजक पाया जाता है, तो या कौन से प्रोटीन के कारण, तो आप बताओगे प्यारे साथियों लाइकोपिन रंजक के कारण जो है, या रंजक या प्रोटीन कहेगा तो लाइकोपिन बताना है। तो इसमें देखिए लाइकोपिन ऑप्शन में नहीं है, तो दोनों ऑप्शन जो भी उपलब्ध हो, लाइकोपिन के कारण या क्रोमोप्लास्ट के कारण क्या होता है, टमाटर का रंग लाल होता है। ये साइंस से क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा, जब तो क्या होगा, पानी के स्तर में परिवर्तन होगा, पानी के स्तर में अपरिवर्तित रहेगा, पानी के स्तर में कमी आएगी और पानी के स्तर में वृद्धि होगी। आपको बताते बर्फ का टुकड़ा अपने जो है आयतन पहले ही घेर लेता जब डाला जाता है, इसलिए क्या होगा, उसके स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पर्सन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परिणाम में वृद्धि का कारण क्या होता है, ताप में वृद्धि होता है, ताप में वृद्धि, ताप में कमी, मौसम के अनुसार परिवर्तन, तापांतर में कमी। तो आपको बता दूं कार्बन डाइऑक्साइड जितना बढ़ेगा उतने वायुमंडल में क्या बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अच्छा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, आप बताओगे 0.03% होती है वायुमंडल में कार्बन की मात्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, ऊपर के गिरने के कारण, सतही तनाव के कारण, जल में श्यानता के कारण, या घर्षण के कारण। तो वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती, तो इसका उत्तर हो जाएगा सतही तनाव, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के कारण जो होती है। लेकिन वर्षा की बूंदें किसके भांति प्रतीत होती हैं, तो अवतल लेंस के भांति प्रतीत होती हैं। और हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है, तो हमारे आंखों में उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस किस रोग में प्रयुक्त होता है, तो आप बताओगे दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, जबकि अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की खोज किसने किया था, कार्ल बेंज ने, लुई पास्चर ने, नील बोर ने, एजी बैंटिक ने। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, क्या तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, इंसुलिन की खोज जो है एजी बैंटिक ने किया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, डायनामाइट क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया, कि थॉमस अल्वा एडिसन ने, कि गैलीलियो ने, कि चार्ल्स डार्विन ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बता दूं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इन्हीं के जो है सम्मान में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। विश्व का सबसे फेमस पुरस्कार कौन सा, तो बताओगे नोबेल पुरस्कार है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना किस कारण से दिखाई दी पड़ती है, बुलबुले का जब प्रकाश, बुलबुले का प्रकीर्णन के कारण, व्यतिकरण के कारण, विक्षेपण के कारण, ध्रुवण के कारण, बुलबुले का प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई पड़ता है। तो इसका उत्तर क्या है, जब बुलबुले वाली रंग की बात हो तो व्यतिकरण होगा, बाद से बुलबुला और बाद से व्यतिकरण आपको याद कर लेना है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग्यूम बैक्टीरिया कौन सा है, तो आपको बता दूं राइजोबियम क्या है, एक लेग्यूम बैक्टीरिया, दालों के खेतों में पाया जाता है। कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को जो है फायदा पहुंचाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हीलियम पाया जाता है, कि ऑक्सीजन, की हाइड्रोजन, की नाइट्रोजन। तो बता दूं ब्रह्मांड में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, बताओ नाइट्रोजन। कितने परसेंट पाया जाता है, तो आप बताओगे 78% जो है क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन यही ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है, ब्रह्मांड में आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, तो ब्रह्मांड में कितने परसेंट, 71% क्या पाया जाता है, 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट 78 होता है। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती, तो प्यारे साथियों आईसी चिप पहला बताएंगे क्रोमियम की, कि सोने की, प्लेटिनम की, सिलिकॉन की। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो आप बताओगे सिलिकॉन की बन। कहाँ पर वैसे भारत में बनता है, तो आप बताओ बेंगलुरु में, इसीलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। चलते हैं। कंप्यूटर में जुड़े केबी का अर्थ क्या है, केबी का अर्थ क्या है, तो आप क्या बताओगे, किट बिट, की ब्लॉक, या किलोबाइट, या कर्नल बल। तो इसका उत्तर लगभग सभी जानते हो, केबी क्या होता है, किलोबाइट
एमबी का क्या होता है? मेगाबाइट। और टीबी का अर्थ क्या होता है? तो टेराबाइट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। किसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कहते हैं? डेटा मैंने रखा है, तो डेटा को क्या करता है कंप्यूटर? डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। देखिए नेक्स्ट है, वेब में एक से ज़्यादा पेज होते हैं जो सर्वर पर स्थित होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे साइट कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं, स्टोरी कहते हैं, हब कहते हैं। तो उसे वेब साइट कहा जाता है। आपने सुना वेबसाइट में एक से अधिक पेज होते हैं। वेबसाइट कोई खोलते हो कम से कम 10 खोलते चले और पेज बाय पेज खुलता रहता है, तो उसे बोलते हैं वेबसाइट में एक से अधिक ज़्यादा पेज होते हैं। एल्गोरिथम तथा फ्लो चार्ट हमारी मदद करते हैं। किस प्रकार मदद करते हैं? तो प्यारे साथियों, पहला प्रिंटर और आउटपुट को निर्देशित करने में, संख्या पद्धति के आधार पर, मेमोरी की क्षमता जानने के लिए, समस्या को पूर्णतः एवं साथ इंगित करने के लिए। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समस्या को पूर्णता एवं साफ इंगित करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बताओगे एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। कौन सा फार्मूला एक्सेल के लिए गलत तरीके से लिखा जाता है? पहला है 97 प्लस 45। इनमें आपको बताना है एक्सेल का फार्मूला जब भी होगा तो उसकी पहचान आगे बराबर लगा ही होगा। सब में बराबर लगा, सब में बराबर लगा, किस में बराबर नहीं लगा? तो आप उत्तर क्या बताएंगे प्यारे साथियों? ऑप्शन सी में बराबर नहीं लगा। जब जोड़ना होगा पहले बराबर लगाएंगे, फिर जैसे जो भी लिखना होगा लिखेंगे और फिर जुड़ जाएगा उत्तर। तो ऑप्शन सी इसमें जो है गलत तरीके लिखा गया एक्सेल में। जितने लोग एक्सेल यूज किए होंगे उनको पता होगा। ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल किस नियम के तहत ईमेल भेजा जाता है? तो एफटीपी, टीसीपी/आईपी और एचटीटीपी। तो इसका उत्तर हो जाए एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो इसका फुल फॉर्म आप जानते होंगे तो आपको पता चलता था ईमेल किसके द्वारा भेजता हो। सिंपल एफटीपी का होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और टीसीपी का होता है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और एचटीटीपी का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इन सबको आप चाहें तो लिख सकते हैं। चलते हैं एक्सेल में A9 से A99 सेल रेंज को कैसे दर्शाते हैं? तो कैसे दर्शाते हैं प्यारे साथियों? क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A9 और फिर 2 बिंदी उसके बाद A99 इस तरह से दर्शाते हैं रेंज को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। है वेब ब्राउजर क्या है प्यारे साथियों? आप क्या बताओगे? अच्छा, वेब ब्राउजर किस लिए यूज करते हो? पहला ऑप्शन है कि एक प्रकार की मकड़ी फाइलों को स्टोर करता है, वेबसाइटों को देखना पसंद करता है। नहीं, आप किसी भी वेबसाइट के द्वारा जो है वेब ब्राउजर के द्वारा किसी भी साइट पर पहुंच सकते हो। वो तो कौन हमारी सहायता करता है? वो बताओ, वेब ब्राउजर सहायता करता है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन और बेहतरीन। इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण है। तो इन सब कौन सा इसमें सर्च इंजन है? विंडोज है, लाइनक्स है, याहू है या एमएस वर्ड है? तो याहू क्या है? याहू है गूगल एक प्रकार के क्या है? तो आप सर्च इंजन है। और ये सब क्या है? तो आप बताओगे कंप्यूटर के क्या हैं? तो ये जैसे विंडोज होता है कंप्यूटर, वैसे विंडोज भी है, वैसे लाइनक्स भी है। और एमएस वर्ड क्या है? एक प्रकार का, तो आप जानते हो कि ई मित्र का पूरा नाम क्या है? पहला है एम्प्लॉयर मित्र, इमरजेंसी मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मित्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मित्र होता है ई मित्र का पूरा नाम। अब कुछ वो लाइनर्स क्वेश्चन क्यों भी देख लेते हैं। पहला है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आप क्या वो खुद बताओगे प्यारे साथियों? पहला भारतीय पशु और राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बताओगे बाघ है। वही राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? तो आप क्या बताओगे? इसका ये एक प्रकार का सुपर फास्ट रिवीजन होगा। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? तो बताओ गंगा डॉल्फिन नहीं, गंगा डॉल्फिन आपको याद रखना है। राष्ट्रीय फल कौन सा? तो बताओगे आम है। और राष्ट्रीय फूल कौन था? बताओगे कमल है। और राष्ट्रीय मिठाई कौन सी? तो बताओगे प्यारे साथियों जलेबी है। और राष्ट्रीय पौधा कौन सा है? पेड़ कौन सा? तो बताओगे बरगद है। जबकि राष्ट्रीय खेल आप क्या बताओगे? हॉकी है। अभी और सारे क्वेश्चन मिलने वाले प्यारे साथियों। और झंडे की लंबाई चौड़ाई की अनुपात कितना होता है? तो आप क्या बताओगे? 3 अनुपात। लंबाई 3 और चौड़ाई कितना आप क्या बताओगे? 2 होता है। राष्ट्रगान किसने लिखा? तो आप बताओगे राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर। जबकि राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो आप बताओगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और राष्ट्रगीत है क्या हमारा? तो वंदे मातरम है। और जनगण मन क्या है? तो हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? अभी बात हो चुकी, तो आप बताओगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? तो आप क्या बताओगे? अरुणाचल प्रदेश में है।
किस में विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो बताओगे आंवले में सबसे अधिक। आंवला सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो बताओ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में होता है। कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ, तो आप बताओगे चीन में हुआ था प्यारे साथियों। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति सशस्त्र सेना बलों का जो है सर्वोच्च सेनापति कौन, तो आप बताओगे राष्ट्रपति होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मछली किससे सांस लेती है, तो आप बताओगे गिल्स या गलफड़े से कहा जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भगत सिंह ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो आप बताएंगे इसका उत्तर 1498 में। कहाँ पर आया था, तो केरल के काली का तट पे आया था। और किसने इसका स्वागत किया था, तो बताओगे राजा जमोरी ने स्वागत किया था। हवा महल कहाँ पर, तो आप बताओगे जयपुर में। इसमें कुल कितनी खिड़कियां हैं, तो 953 खिड़कियां टोटल में है। ये SSC GD में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सिख धर्म के पहले संस्थापक गुरु का क्या नाम था, तो बताओ पहले गुरु का नाम क्या था, तो बताओगे गुरु नानक देव। कुल टोटल कितने गुरु हुए, तो बताओगे 10 गुरु थे। अंतिम गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह था। तो कहा सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा, तो सिखों का प्रमुख त्यौहार क्या बताओगे, बैसाखी होता है। लौह पुरुष के नाम से किसे, तो आप बताओगे लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को। और अर्धरात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है, बताओगे नॉर्वे को कहा जाता है। चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा, तो गोवा। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा, तो बताओगे राजस्थान होता है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ओणम किसका हो जाएगा, आप बताओगे केरल का हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो आप बताओगे सन 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, आप बताओ शुक्र हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो आप क्या बताएंगे, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, नेताजी ने। और नेताजी को, सुभाष चंद्र जी को नेता की उपाधि किसने दिया था, तो हिटलर ने दिया था। हिटलर को फ्यूहरर के नाम से भी जाना जाता है। हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा, तो बताओ शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, तो 52 सेकंड है। और राष्ट्रगीत का कितना, तो बताओगे 65 सेकंड है। भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे तक चली थी, और कब चली थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1853 में चली थी। और मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले कहाँ पर, तो कोलकाता में चली थी मेट्रो रेल सबसे पहले। एलपीजी में कौन सा गैस होता है, तो एलपीजी में ब्यूटेन होता है। और दूसरा क्या होता है, आप बताओगे प्रोपेन। ब्यूटेन तथा प्रोपेन, ब्यूटेन प्रोपेन। अब ब्यूटेन प्रोपेन कैसे याद करोगे, एलपीजी इतनी महंगी है कि लोगों की बीपी हाई हो जाता नाम सुनते ही। सबसे प्राचीन वेद कौन सा, तो बताओगे ऋग्वेद है। टोटल वेद कितने हैं, बताओ 4 वेद। लेकिन पहले इसको वेदत्रयी के नाम से जाना था, क्योंकि अर्थवेद जो है सबसे नया वेद है। जब 3 वेद थे तो उनको वेदत्रयी के नाम से जाना जाता था। चलते हैं, मनुष्य के शरीर में सब कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 204। लेकिन अब क्या कहा जाए, छोटे बच्चों में यानी, तो आप कितना बताओगे, 300 हड्डियाँ होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, बताओ विटामिन डी। विटामिन डी को और किस नाम से, तो सनसाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से क्वाशियोरकर तथा मरास्मक नामक नहीं रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। लेकिन ये प्रोटीन की कमी से कहा जाए तो क्वाशियोरकर और मरास्मस नामक बीमारी हो जाती है प्रोटीन की कमी से। मादा एनाफिलीज के मच्छर काटने से कौन सा रोग हो जाता है, तो बताओ मलेरिया हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और आरबीसी का निर्माण या रक्त का निर्माण कहा जाए तो आप बताओगे अस्थिमज्जा में। प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताओगे इरिथ्रियोसाइट के नाम से जाना जाता है। और टीबी का आविष्कार किसने किया था, तो आप बताओ टीबी का आविष्कार जो है जेएल वेट्स ने किया था। आपको राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड है, तो उसको भी देखना ना भूलें। पीएच वैल्यू से संबंधित भी वीडियो पहले ही अपलोड है। चलते हैं, पेशियों के श्वसन वर्णक कौन से, तो बताओ मायोग्लोबिन होता है। पेशियों का श्वसन वर्णक क्या, तो बताओगे मायोग्लोबिन। ल्यूकीमिया किसे बोलते हैं, तो रक्त कैंसर को ल्यूकीमिया कहा जाता है। निद्रा के समय आरबीसी की संख्या क्या होती है, तो आप बताओगे कम हो जाती है, लेकिन कितने %, तो लगभग 5% कम हो जाती है। हृदय की विद्युत परिवर्तन की अंकित कौन करता है, तो बताओगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी के द्वारा जो है, ईसीजी के द्वारा हृदय, जबकि ईईजी के द्वारा जो है मस्तिष्क संबंधित विकार को पता लगाया जाता है। रुधिर का स्कंदन का कितना समय लगता है, बताओगे 2 से 8 मिनट लगता है। भारत में शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार का कितने % होता है, तो भार का 7% होता है।
प्लाज्मा कितने % ग्लूकोज होता है? प्लाज्मा में 0.0% क्या होता है? ग्लूकोज होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध होता है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो किडनी या वृक्क क्या करता है? रक्त को शुद्ध करता है। देखिए ऑनलाइनर फॉर्म का 50वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है प्यारे साथियों। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो आप बताओगे ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आप बताओगे आयरन धातु पाई जाती है, आयरन या लोहा पाई जाती है। और लोहा या आयरन की कमी से कौन सा? रक्त अल्पता नामक बीमारी हो जाती है। कुछ पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। पहला है पीएच का मतलब क्या होता है? तो आप बताओगे हाइड्रोजन का विभव, इसका हिंदी इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और इसका कार्य क्या होता है? अम्ल और क्षार की पहचान करने का कार्य कौन सा करता है? तो आप बताओगे पीएच करता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप बताओगे 7 होता है। और 7 से कम वाले आपको बोलते हैं अम्ल, जबकि 7 से अधिक वाले को क्या बोलते हैं? 7 से 14 वाले को बोला जाता है क्षार। अब आमतौर पर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं सबका पीएच मान के बारे में बात होते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान आप क्या बताओगे? 7 होता है। और जिसका भी 7 पीएच मान होता है तो वो सभी क्या होते हैं? घोर उदासीन होते हैं। नमक का भी पीएच मान कितना होता है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? नमक का भी पीएच मान 7 होता है। जल तथा नमक दोनों ही उदासीन प्रकृति के होते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 होता है दूध का पीएच मान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का एग्जैक्ट 3 नहीं होता, कितना? 2.4 से 3 होता है सिरके का पीएच मान। अच्छा, मानव का पीएच मान, मानव के रक्त तथा आंसू का पीएच मान कितना? 7.4। कैसे? यदि परीक्षा में मेहनत नहीं की हो, फेल हो गए, तो खून के आंसू रोगे। खून का सच में खून क्या हो? 7 से 7 और 4 से 4। सच में खून के आंसू रोगे। खून और आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 होता है। कैसे याद करोगे? एक नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में 2-4 गो। तो आपने गाना सुना होगा 2-4 गो एक नींबू। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 7 जिसका भी होगा उसका घोर उदासीन होता है। पीएच मान का पैमाने का पता किसने लगाया था? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? पीएच मान का पैमाने का पता सोरेनसन ने लगाया था। पीएच मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल अम्लीय है या क्षारीय है, इससे पता लगता है। चलते हैं। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। और क्षारीय का क्या होता है? उदासीन घोल का कब कितना? तो बताओ 7। और यदि कहा जाए कि क्षारीय का 7 से अधिक होता है। 2.8 शराब का 2.8 कैसे याद करोगे आप? देखो शराबी तो जाता है 2 पैरों पे, लेकिन उधर से कितना आता है? 8 पैरों। कैसे जाता है? इतना पी लेता है कि उसको उठा के लाना पड़ता है। तो लाते कितने लोग? तो 4 लोग। 4 लोग कितने पैर हो जाएंगे? तो 8 हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आपके सामने आ रहा है। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन हो जाने पर व्यक्ति की मृत्यु? 0.2 यानी 7.4 है, और 7.6 हो जाए तो तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो आप बताओगे 4.8 से 8.4, लेकिन एवरेज कहा जाए तो कितना होता है? 6.4 होता है, या 6 कह सकते हो। एवरेज पीएच मान होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना? 8.4 होता है, या 8.5 मिलेगा तब भी करेक्ट है। आंसू का पीएच मान देखिए बात हुई 7.4 हो रहा है। मानव लार का तो 6.5 से 7 यानी कि अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। चलते हैं। अब कुछ एसिडिक सोचिए, यानी कि अम्लियों की सोचिए। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना होता है? तो 0 होता है। HCl का पता है 0 होता है। और वही यदि कहा जाए कि इसका H2SO4 का कितना होता है? तो 1 होता है। H2SO4 का तो बताओ 1 होता है। सेब सोडा का पीएच मान कितना? 13। अचार का कितना होता है? 3.5 से 3.9 होता है। एक ही चीज़ आप देख लीजिए। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो 4.5 होता है। केले का पीएच मान कितना हो? ये सब विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। 4.5 से 5.2। और एसिडिक अम्लीय वर्षा का कितना? 5 के आसपास होता है। रोटी का पीएच मान 5.3 से 5.8 होता है। तो सब देख ले, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलते हैं। अब शैम्पू का पीएच मान ये मैं दिखा देता हूँ, लेकिन विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखना चाहें, ये कभी पेपर में पूछे भी नहीं गए हैं। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद।